अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन। जापान का शहर हिरोशिमा है। ज़िंदगी हस्बे मामूल रवां दवां है। लोग अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ हैं। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज का सूरज तलू जो हुआ है ये उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आया है। 8:15 का टाइम है। आसमान पर लोग देखते हैं कि अमेरिकन त्यारा उड़ रहा है और उस पे से एक चीज़ नीचे गिरती है। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये गिरने वाली चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एटॉमिक बम थी। और एटॉमिक बम के फटने के साथ ही सारे का सारा शहर मलियामेट हो जाता है। 80,000 से ज़ायद लोग मौत की वादी में चले जाते हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के गिराए गए बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स। वो क्यों गिराए गए? क्या अमेरिका इतना मजबूर हो गया था? उसकी वजह क्या थी? मॉरल जस्टिफिकेशन थी भी या नहीं थी? आओ हम बात को शुरू करते हैं। तो होता कुछ यूं है कि हिटलर 1939 से जो जंगे अजीम दोम शुरू होती है, हिटलर इन्वेड करता है पोलैंड पर, और पोलैंड पर इन्वेजन के बाद रूस रिटेलिएट करता है, रूस काउंटर अटैक करता है, जर्मनी पर हमलावर होता है। फिर और भी ममालिक यानी दो ग्रुप्स, एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जिन्हें एक्सेस ऑफ पावर के नाम से याद किया जाता है, तो दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस और अमेरिका और चाइना एलाइड फोर्सेस, और जंग शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते इस जंग से बारूद और आग, गोला बारूद और लाशें गिरी हैं, और ये जंग 6 साल पर मुहित है। नाजरीन, होता कुछ यूं है कि अमेरिका पहली जंगे अजीम के बाद जो अमेरिका को एक्सपीरियंस हुआ, अमेरिका ने 100% कोशिश की कि वो यूरोप और एशिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा और अपने आप को इनसे अलग थलग रखेगा। लेकिन फिर ऐसे हालात डेवलप हो गए कि एक तरफ उसने देखा हिटलर यूरोप पर हमले पे हमला करते जा रहा है, और दूसरी तरफ जापान, 1900 की बात है नाजरीन, जापान में इंपीरियलिज्म का दौर दौरा था और लोगों के एम्परर्स के बारे में इस कदर ब्रेन वॉश हो चुके थे कि वो एम्परर्स को गॉड्स का दर्जा दे रहे थे। और इंपीरियलिज्म इसी तरह प्रैक्टिस हो रही थी जापान में भी, जैसे दूसरी मगरबी ममालिक जैसे फ्रांस, रूस, बरतानिया, ये जैसे, और हम 1947 तक जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान, बरसीर पाको हिंद जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी रही। इसी तरह जापान में भी एक अरसे दराज तक वो लोगों के ममालिक को, टेरिटरीज को कोलोनाइज करता रहा। जैसे 1940 तक म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और चीन का कुछ हिस्सा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जापान की कॉलोनी रह चुके हैं। और जापान इसका जो जवाब देते जापानी लोग, एम्परर, वो नारा लगाता था ग्रेटर एशिया का। कहने और सुनने को तो ये नारा अच्छा था, लेकिन एक्चुअली जापान वांटेड टू बिकम अ बिग एक्सप्लॉइटर्स। वो एक्सप्लॉइट करता था, मुआशी हालात को, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता था, वो जो कॉलोनी बन चुके थे। तो इस तरह फिर वो आगे चलते चलते 1931 को उसने मंचूरिया पर हमला किया, जो चाइना का नॉर्दर्न एरिया है उस पर, मंगोलिया और वियतनाम, और ये उस वक्त जो हिस्सा थे मंगोलिया और वियतनाम फ्रांस के थे। ये उसका ख्वाब था कि उसने अपने टेरिटरी को, एम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन को एक्सपैंड करते जाना है ताकि यूरोप का मुकाबला किया जा सके, और ग्रेटर एशिया का वो नारा लगाता था। फिर नाज़रीन, होता कुछ यूं है कि अमेरिका जब देखता है कि जापान एक तरफ और दूसरी तरफ जर्मनी ये मुसलसल हमले पे हमला करते जा रहे हैं, पैदार पे हमले हो रहे हैं,
और कई ममालिक इस जंग में शरीक हैं, फिर ना चाहते हुए भी अमेरिका जंग में कूद पड़ता है और अमेरिका और जापान की जंग होती है। अमेरिका जंग से पहले जापान को जो कॉपर, आयरन और स्टील एक्सपोर्ट करता है वो बंद करता है कि शायद इस पर कुछ असर हो। इससे भी कुछ असर नहीं पड़ता। फिर वो जो ऑयल बेचता है उसको 80% अमेरिका से आता है, उसको बंद करता है। इसका भी कोई असर नहीं लेता। अमेरिका ये कंडीशन लगाता है कि अगर तूने हमसे ऑयल लेना है तो पहले चाइना के हिस्से को छोड़ दो, चाइना का जो कॉलोनी है, जो इलाके पर कब्जा किया है वो उसको छोड़ दो। वो नहीं मानता। अब जापान लोग भी चूंकि इंडोनेशिया और मलेशिया पर भी तेल का इन्हिसार कर सकता था। जापान जो एम्परर था उसके बड़े ख्वाब थे ग्रेटर एशिया के। अब उसने देखा कि मलेशिया और इंडोनेशिया से भी तेल हासिल किया जा सकता है, जबकि इंडोनेशिया पर कब्जा था जर्मनी का और मलेशिया पर बर्तानिया का। अगर उसने इन दोनों पर में से किसी एक पर हमला किया तो अमेरिका अपने एलाइड की मदद के लिए, अपने अलायंस की वजह से इस पर हमला आवर ज़रूर होगा। तो लिहाजा फिर वो इससे पीछे हो जाता है। अब फिलिपाइन के बारे में भी सोचता है और फिलिपाइन इस वक्त अमेरिका की कॉलोनी थी। ये सारा कुछ नाजरीन सोचने के बाद 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है पर्ल हार्बर, चूंकि ये सोचता है जापान कि क्यों ना इतनी आसपास के माहौल को देखते हुए, सर्कमस्टेंसेस का जायजा लेते हुए, मुआशी लिहाज से, मिलिट्री लिहाज से, वो इस नतीजे पर पहुंचता है क्यों ना मदर ऑफ ऑल इवल्स, बुराइयों की जो माँ है अमेरिका, उसका ही खात्मा कर दिया जाए। और 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के मिलिट्री बेस यानी पर्ल हार्बर पर हमलावर हो जाता है, जिसके नतीजे में अमेरिकन फोर्सेस को नुकसान होता है और 2 से 3 हज़ार जो पर्सोनल हैं वो कत्ल हो जाते हैं। और फिर अमेरिका और जापान का बाकायदा जंग का आगाज हो जाता है। अमेरिका उनकी कॉलोनीज तक पहुंच जाता है, जंग लड़ता है। अब न जंग लड़ते 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 जापान के साथ बर्तानिया और चाइना भी अमेरिका के साथ और उसकी सपोर्ट में जापान के खिलाफ लड़ रहे हैं। और 1943 का ज़माना आता है, इटली सरेंडर कर जाता है। उसकी वजूहात क्या थी वो अलग से बात चल पड़ेगी मुख्तरन। और 30 अप्रैल 1945 को 1945 को हिटलर है वो सुसाइड कर लेता है, वो खुदकुशी करके मर जाता है और जर्मनी भी फिर उसके साथ ही सरेंडर कर जाता है। लेकिन अब जापान जो है उसने लोगों की इस तरह ब्रेन वॉशिंग की हुई है, वो किसी भी कीमत पर एट नो कॉस्ट वो जंग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका इसको बेशुमार तरीकों से परसुएट करता है, जैसे वो ऑयल की वजह से, और वो एक्सपोर्ट करता है कॉपर और दूसरी एशिया। लेकिन फिर भी अमेरिका कि इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात चलते जाती है कि जंग की मुखालफत इस कदर जापान में लोगों की ब्रेन वॉशिंग हुई है कि जो जंग को बतौर एक ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता है, बहुत हेरोइक डीड के तौर पर पेश किया जाता है, और जो लोग जंग की मुखालफत करते हैं उन्हें सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता है। और लोग इस कदर गर्विता हैं एम्परर के, उनको गॉड लाइक, उनको देवता समझते हैं, उनके लिए जिंदगी, जान, माल, सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अमेरिका बड़ा परेशान है कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, हर लिहाज से, मुआशी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से अपने अलाइड फोर्सेस को शामिल किया कि किसी ना किसी तरह मजबूर किया जाए ताकि जापान सरेंडर कर दे। जापान मान नहीं रहा। अब होता यूं है कि 12 अप्रैल 1945 को अमेरिका अपने एलाइज के साथ मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश करता है और इसके साथ ही उनके दिलो दिमाग में हल निकल आता है। और उस दिन 8:15 पर
अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो चूंकि फौत हो चुका था, मर गया, उसकी जगह पर बैठने वाला शख्स जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट था, वो वॉर का आगाज और वॉर को सरेंडर करने का ये तरकीब ढूंढता है और हिरोशिमा पर बम गिरा दिया जाता है। फिर भी ये बम हिरोशिमा पर बम गिरता है 6 अगस्त 1945 को। अब एम्परर के जो लोग थे, उनके जो पर्सोनल थे, स्टाफ था, अमला था, वो मीटिंग में बैठकर अब भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जंग एक बम ही तो गिरा है, इससे कौन सी क्यामत टूट पड़ी है। फिर भी वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के जो ख्वाब थे, अमेरिका के जो एस्टिमेट उसने लगाया हुआ था, अंदाजे थे, वो रायगा गए। अमेरिका ने देखा फिर भी ये जंग से सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं है, तो 9 अगस्त को दोबारा फिर नागासाकी पर दोबारा हमलावर हो जाता है। और नाजरीन, इस 2 शहरों पर एटॉमिक बम गिराए जाने के नतीजे में 2 लाख से जायद लोग मौत की वादी में और मौत का लुक़्मा अजल बन जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस कदर नुकसान होता है इन दोनों शहरों में। अब जाके कहीं पे ये हुआ कि लोग वहां से उठे, लोगों ने एहतजाज करने शुरू कर दिए। लोग इस मामले को परख गए कि अमेरिका शहरों के शहरों पर हमलावर होता जा रहा है, उधर अमेरिका हट नहीं रहा और लोग मरते जा रहे हैं। फिर कहीं जाकर उन्होंने बाकायदा अपने पर्सोनल के साथ मिलकर और इस बात को तय किया कि हम अमेरिका जापान जो है वो जंग का खात्मा 15 अगस्त 1945 को, नाज़रीन, यही जो 2 शहरों में हमला होता है एटॉमिक बम का, इस कदर तबाही और बर्बादी हुई कि दुनिया की तारीख में पहला अमेरिका ऐसा मुल्क बन जाता है जो एटॉमिक बम का इस्तेमाल करने वाला है। और नाज़रीन, इसके पास किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अमेरिका के पास, किसी भी लिहाज से। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर अमेरिका चाहता तो जापान को किसी और तरीके से भी सरेंडर करवाया जा सकता था। ज़रूरी नहीं है कि लाशों के ढेर लगाकर और एटॉमिक बम को इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ही ऑप्शन था और बेशुमार तरीके थे। किसी न किसी तरह उसको डायलॉग पर लाकर और इसको तूल देकर उन इदारों में बुलाकर इनको राज़ी किया जा सकता था। और ज़्यादा रूस भी हमलावर हो रहा था, चाइना भी हमलावर हो रहा था अपनी कॉलोनीज़ को छुड़ाने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा एक ज़रिया था जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर हमने आपके साथ जो शेयर की है कहानी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटॉमिक बम के नतीजे में होने वाली खूनरेज़ी की और इसके जो इम्पैक्ट्स हुए और ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम।